आज हम मशीन्स की लैब की जगह, चूँकि प्रैक्टिकल लैब इस वक्त हो नहीं सकती, तो हम इसकी जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। और ये किताब है जो हम फॉलो करेंगे, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके ऑथर हैं मोहम्मद एच राशिद। तो राशिद साहब की किताब है, ये हम फॉलो करेंगे। आपके पास किताब ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेक्चर हम ले रहे हैं वो सफिशेंट होगा। रवायती तौर पर मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन पिछले कोई 20 साल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बज़ाते ख़ुद एक मज़मून के तौर पर उभरा है और उसको अलहदा मज़मून पढ़ाया जाता है। हम इसको लैब्स की जगह, क्योंकि लैब से मुराद होता है मशीन्स का इस्तेमाल, और आजकल की मशीन्स को इस्तेमाल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से किया जाता है, तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद क्या है? आपने डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है। जनरली ट्रांजिस्टर्स छोटे सिग्नल, अगर आपके पास एक बारीक सा सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए या डिजिटल सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रिकल पावर, बिजली, इससे कंट्रोल करते हैं, पंखा ऑन ऑफ करना। बल्कि आपने पंखे के रेगुलेटर देखे होंगे, उनको आप घुमाते हैं, पंखा आस्ता हो जाता है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी मिसाल है। जो पंखे का कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होता है, उसके अंदर ट्रायक्स लगे होते हैं। उस पर हम आएंगे, बात करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कहेंगे कवी बरकियात, और उम्मीद की जाती है कि इस पे जल्द उर्दू में भी हम किताब लिख पाएंगे। आप ये समझे कि कोई 1970 ऑनवर्ड्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अहम हुए। जैसा आप मशीन में पढ़ेंगे कि तारीख़ी तौर पर डीसी मोटर्स, यकसिमती मोटर्स या डीसी मोटर, वो बहुत अहम थे। जहाँ पर भी स्पीड कंट्रोल होता था, तो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट स्पीड चाहिए वहाँ भी डीसी मोटर्स चाहिए होते थे। एसी मोटर्स ये काम कभी भी नहीं कर सकते थे। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूँ कि अगर आपके पास एक रील है जिस पे धागा है, और यहाँ पे एक छोटी रील है जिस पे आपने ये धागे मुंतकिल करना है। आपने अगर ये भी मोटर से घुमानी हो और ये भी मोटर से घुमानी हो, तो इनकी स्पीड में अगर बहुत मामूली भी फ़र्क हो तो ये धागा या तो नीचे जमा होने शुरू हो जाएगा और या खिंच के ये कट जाएगा। तो इनमें एब्सोल्युटली कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए दोनों के स्पीड्स में, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। कारखानों में इस किस्म के ज़रूरियात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे दो मोटरों के दरमियान स्पीड मुकम्मल तौर पर एक जैसी होनी ज़रूरी है। तो डीसी मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करना, वो एक मतलब डीसी मोटर्स की खासियत ही यही है कि उनकी स्पीड बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। तो ऐसी जगहों पे कारखानों में आपको डीसी मोटर्स ही नज़र आते थे। लेकिन 1970 ऑनवर्ड्स एसी मोटर्स, जो कि नॉर्मली स्पीड कंट्रोल उनकी बिल्कुल खस्ता होती है, आप उनको इस्तेमाल कर पाते हो। और आप करते हो कि अगर ये एक मोटर है, ये उसकी शाफ्ट है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा लेते हो जो इसकी स्पीड मेजर करता है। और जो आपको स्पीड चाहिए, अगर इसकी स्पीड कम है तो आप मोटर को कहते हो कि स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा के स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको याद हो, हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप ये है, या आपने या पढ़ लिया होगा या अगले लेक्चर में पढ़ लोगे। तो आप इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, इसको जो बिजली दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपने एसी मोटर लगाई हुई है, तो आप उसकी स्पीड एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीसी मोटर की जगह आप एसी क्यों लगाना चाहते हो? तो मैं एक रेफरेंस के लिए बताना चाहूँ कि अगर डीसी की मोटर 1 लाख रुपए की हो किसी साइज़ की, तो उसी साइज़ की एसी मोटर जो है वो तकरीबन 5,000 से लेकर 10,000 तक की होगी। 5,000 से 10,000 तक।
तो आप देख सकते हो कि कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डीसी मोटर बहुत एक्सपेंसिव है, एसी मोटर बहुत सस्ती है। और दूसरा, डीसी मोटर के अंदर बुश होते हैं जो ख़राब होते रहते हैं बार बार। एसी मोटर अगर ये आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करो तो ये ऑलमोस्ट ट्रबल फ्री होते हैं। आप घर में पंखा लगा लो और 3 जनरेशन के बाद भी वो पंखा चल रहा होता है, कभी उसको रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपने घर में देखा होगा पंप लगे हुए हैं, आप बच्चे होंगे, आप बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, वो पंप लगा रहता है, चलता रहता है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कुछ करने की। तो एसी मोटर्स बहुत रिलायबल हैं। तो कारखानों में अगर आप एसी मोटर्स लगा लें तो रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्शन बेहतर रहती है। तो एक हिस्टोरिकल मैं एक स्टोरी बताना चाह रहा था, ये देखने के लिए कि इनकी पावर कितनी है, कितनी पावर ये कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक पिक्चर बताना चाहूँगा जो इस किताब में है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इनकी ये दुम सी लगी हुई है, ये मतलब फ्लेक्सिबल एक केबल साथ जुड़ी हुई है, तो आप ये लगा लेते हो, ये उसका दूसरा एंड है। तो ये मुख्तलिफ़ डिवाइसेस है, इनमें सबसे बड़ा डिवाइस ये वाला है ये। और जो बहुत छोटे डायोड ये रखे हुए हैं जो लैब में आपने इस्तेमाल किए होंगे, 1N4004 गालबन ये वाला होगा। और फिर आप देख सकते हो बड़े से बड़ा डायोड्स। तो मैं आपको अभी एक कंपोनेंट दिखाऊंगा जो मैं इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। ये कंपोनेंट है, तो आप देख सकते हो ये इसका साइज़ है, ख़ासा हैवी। अगर आप देखिए इसकी यहाँ पे एक तार भी लगी हुई है, तो ये इसका कंट्रोल पिन है। मतलब एक इसका ये एंड है, ये एक, अगर आप इसको ट्रांजिस्टर समझो तो ये एनोड, ये बॉटम जिसका है कैथोड, और ये इसका बेस होगा। तो इसको इस तरह कहा जाता है। और ये अगर आप देखें तो ये जो आइस के ऊपर हॉकी खेली जाती है, तो वो इस किस्म के एक टिकिया के साथ खेली जाती है, तो उसको हॉकी पक कहते हैं। वो जो आइस के ऊपर जो उनका एक टिकिया होती है जिससे वो हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी पक, तो इसको भी कहते हैं हॉकी पक डिवाइस, मतलब उस शक्ल का है। अब ये जो डिवाइस है, आपने बड़े बड़े बहरी भेड़े देखे होंगे टीवी में कि उसमें 200 300 जहाज़, हवाई जहाज़ ऊपर लैंड करते रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े भेड़े, वो बड़े बड़े भेड़े जो हैं वो उनकी स्पीड कंट्रोल करना, उनको चलाना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया जाता है, डायरेक्टली जनरेटर से नहीं किया जाता, इंजन से नहीं किया जाता, ताकि उनमें फ़ाइन कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये डिवाइसेस उस पूरे बड़े बड़े बेड़े को कंट्रोल करते हैं। ये दुनिया में लार्जेस्ट साइज़ का डिवाइस है। मैं इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा हूँ, और ये मैंने बताया कि ये 3-4 या 5-6 आप पैरेलल में लगा के दुनिया की बड़ी से बड़ी शिप इससे कंट्रोल करते हो। तो इस फील्ड में आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सादा, लेकिन प्रैक्टिकली इसको ब्लैक मैजिक हम कहते हैं। इतनी सादा है कि आपको समझ नहीं आती कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो समहाउ वो चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर एक आपने छोटा सा नाला देखो, अगर नाला हो तो आप उसके ऊपर पट्टा रख दो तो पुल बन जाता है ये। अब पुल बनाना इतना सादा है, तो अगर आप किसी को पुल समझाना चाहो तो बस ये पुल है। तो कभी कभी थ्योरी बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब भी रिवरेंडर्स के ऊपर हमें पुल बनाना पड़े तो आपने देखा होगा हमें चीनी इंजीनियर्स बुलाने पड़ जाते हैं। अब ये वही पुल है, लेकिन जब उसका डायमेंशंस बढ़ जाए, साइज़ बढ़ जाए, तो इंजीनियरिंग का वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इवन दो थ्योरेटिकली वो यही पुल है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यही बात है, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इस बड़े डिवाइसेस की पे आ जाते हो तो चीज़ें कंट्रोल करना और उनको प्रैक्टिकली चलाना वह खासा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बन जाता है। जो डिवाइसेस हम देखेंगे उनमें डायोड है। डायोड आपने नॉर्मल पढ़े हैं, ये वही डायोड हैं। ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपी एनपी एनपी, नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स हैं, ये वही हैं, कोई और चीज़ नहीं है। इनका साइज़ बढ़ जाएगा, तो लैब में आपने इतना सा ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, तो जो आप यहाँ पे आप पढ़ेंगे इतना बड़ा ट्रांजिस्टर होगा।
लैब में जो ट्रांजिस्टर पड़ा है वो से 0.2 एम्पेयर्स हैंडल कर सकता है, 0.2 एम्पेयर्स। जो अभी आप हैंडल करेंगे तो वो सपोज करेगा 300 एम्पेयर। तो साइज़ में बहुत फ़र्क होगा। प्रैक्टिकल साइज़ में जो उनकी पावर रेटिंग है उनमें बहुत ज़्यादा है। जो आप लैब में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हो वो 30 वोल्ट का होगा, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो वो 600 वोल्ट का होगा। इस तरह SCR की अगर मैं बात करूँ तो ये SCR वेरी करते हैं। ये SCR गालबन है 1800 वोल्ट, और इसकी करंट रेटिंग गालबन है, इसकी रेटिंग नॉर्मली होती है कि अगर पीक करंट इस तरह आए तो ये पीक करंट कितनी होनी चाहिए, तो ये पीक करंट इसकी है 10,000 एम्पेयर। गालबन ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कि अगर इसकी बॉडी 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, इतनी गर्म हो, तो इसमें से इस तरह के अगर आप पीक्स गुजारना चाहें तो 10,000 तक ये पीक्स गुजार सकते हैं। ये याद रखने की बातें नहीं है, सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देना था कि आपकी इंटरेस्ट में जनरेट करूं। अब देखें कि ये बहुत काम की फील्ड है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ पे। सपोज़ आपके पास एक स्विच है, मतलब अगर आपके पास एक स्विच लगा हुआ है और हम एक बल्ब ऑन करना चाहते हैं, एक बल्ब है, यहाँ से आपने बिजली दी हुई है, ठीक है ना, DC पावर सप्लाई शो कर रहा हूँ। आप स्विच ऑन करते हैं तो इसमें बिजली ऑन हो जाती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज मेजर करूँ तो आपको ठक करके बिजली फुल मिलनी शुरू हो जाएगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे कि जनरली अगर आप स्विच ऑन करें तो यहाँ पे बिजली आस्ता आस्ता डेवलप होगी, रास्ते में इंडक्टेंसेस होंगे, तो ये एक नॉर्मल कॉमन फिनोमेना होगा। आप सिर्फ ये देखें कि जब वोल्टेज ऑन करेंगे आप तो वोल्टेज इस तरह इंक्रीज़ होंगे और पे स्टेबल रहेंगे, और ये टाइम बहुत कम होगा, ये 1-2 माइक्रोसेकंड होंगे, तो प्रैक्टिकली ये इसी तरह होगा। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो रीजन है हमें इसी से ज़्यादा गरज रहता है, क्योंकि सारी की सारी इंजीनियरिंग इस इंस्टेंस में है। इसी तरह जो इसका फॉल है उसको अगर आप स्कोप पे बहुत बड़ा करके देखो तो ये भी आपको स्कोप इस तरह नज़र आएगा कि फॉल कुछ टाइम लेगा फॉल होने में। तो अगर ये वोल्टेज है और सपोज़, और अगर आप करंट्स की बात करो तो करंट्स इस तरह होंगे। ये वोल्टेज मैंने यहाँ बताया है, तो अगर मैं इसकी जगह मैं कोई डिवाइस बना लेता हूँ, डब्बा, स्विच तो बिल्कुल ऑन ऑफ होता है ना, तो कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो अगर यहाँ पे ये वोल्टेज हो तो डिवाइस के ऊपर जो वोल्टेज होंगे उन दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस, अगर मैं डिवाइस के ऊपर वोल्टेज करूँ, इसको मैं VD लिख देता हूँ या VDEV लिख देता हूँ, V डिवाइस, तो डिवाइस के ऊपर वोल्टेज इस तरह होंगे कि जब यहाँ पे 0 वोल्ट्स हों, कि मतलब ये ग्राउंड है, तो टोटल वोल्टेज डिवाइस के ऊपर होंगे। तो जब यहाँ पे 0 वोल्ट्स हों तो टोटल वोल्टेज डिवाइस के ऊपर होंगे, और जब यहाँ पे फुल वोल्टेज आ जाए, कि अगर यहाँ 10 वोल्ट्स है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट्स होंगे। तो जब यहाँ पर फुल वोल्टेज आ जाए, इसको मैं V लोड कह देता हूँ, V लोड, ठीक है, ये V लोड है, ये भी डिवाइस है। तो लोड जब फुल हो जाए तो डिवाइस के ऊपर 0 वोल्ट्स होंगे। तो आप देखेंगे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होगा यहाँ लगा होगा, जो ऑन ऑफ करेगा बिजली को, तो डिवाइस के ऊपर वोल्टेज ही होंगे। इसी तरह करंट जो है वो इस तरह होगा कि जब आप ऑन करते हो, यहाँ पे जब आप ऑन करते हो तो करंट बढ़ने शुरू हो जाता है, जब आप ऑफ़ करते हो तो करंट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये लोड करंट है, क्योंकि वही लोड करंट डिवाइस से भी गुजर रहा है तो डिवाइस का करंट भी ये होगा, तो ये डिवाइस का करंट भी ये होगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मैं इस रीजन में पावर देखना चाहूँ कि डिवाइस के अंदर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो वो होगा डिवाइस के अंदर से करंट और डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज, तो पावर होगा V डिवाइस इंटू I डिवाइस। तो यहाँ पे V डिवाइस तो है कुछ वैल्यूज़ की, लेकिन I डिवाइस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पावर 0 होगा, डिवाइस में कोई पावर लॉस नहीं होगा। इसी तरह इसके बाद इवन दो डिवाइस के ऊपर वोल्टेज है लेकिन डिवाइस में करंट नहीं है, तो पावर 0 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो करंट है लेकिन वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी पावर 0 होगा। रह जाती है सिर्फ ये रीजन। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज है लेकिन करंट 0 है तो जवाब 0 होगा। इस पॉइंट पे ये है लेकिन ये 0 है तो जवाब 0 होगा, और दरमियान में कहीं पावर होगा। तो यहाँ पे पावर इस तरह का वेरी करता है। अगर आप दो ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इंक्रीज़ करेगा
और डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा। तो डिवाइस में आप देखते हैं कि डिवाइस में पावर लॉस सिर्फ इस स्विचिंग के दौरान है, जब स्विच ऑन होता है और जब स्विच ऑफ होता है। इस पावर को, ये जो एनर्जी है, आपने इसको कंट्रोल करना होता है कि ये इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सड़ जाए, जल जाए। इससे आप ये भी देख सकते हो, अगर डिवाइस जल्दी ऑन हो तो ये एनर्जी बहुत कम टाइम के लिए फ़्लो करेगी और देयरफॉर उसमें पावर लॉस कम होगा। तो एज ए थम रूल ऑफ थम, अगर डिवाइस तेज़ी से स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो तो उसमें लॉसेस कम होंगे। लेकिन जैसे हम आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड भी अच्छी नहीं होती। तो इसमें एक बैलेंस है कि से 1 माइक्रोसेकंड या 2 माइक्रोसेकंड के अंदर अगर स्विच ऑन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो आप बाद में देखेंगे कि उससे मसाइल खड़े हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि डिवाइस के अंदर जो पावर लॉसेस हैं वो सिर्फ स्विच ऑन और स्विच ऑफ के दौरान होंगी। तो अगर ये एनर्जी WP है कि एनर्जी पर पल्स, और 1 सेकंड में n पल्सेस आ रही हूँ, 1 सेकंड में जितनी पल्सेस आती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इनको अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल एनर्जी मुझे मिल जाएगी कि 1 सेकंड में f पल्सेस आएंगी, 10 पल्सेस, 20 पल्सेस, 3 पल्सेस, और 1 पल्स में इतनी एनर्जी है। तो 1 सेकंड में डिवाइस में टोटल एनर्जी इतनी होगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ कि मैं ज़्यादा जल्दी स्विच ऑन करूँ तो टोटल एनर्जी जो डिवाइस में कंज्यूम होगी वो बढ़ जाएगी, और डिवाइस गर्म हो सकता है और जल सकता है। तो आपने इस एनर्जी पे नज़र रखना होगा। तो आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, एक पर पल्स एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक सादा तरीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देखते हैं। सादा तरीन आपने देखो, अगर आपके पास AC बिजली हो और आप एक डायोड लगाएं और आगे कोई लोड लगाएं, मैं उसको रजिस्टर से शो करता हूँ। तो ये AC बिजली है तो इस तरह होगी, और लोड पे जो आपकी वोल्टेज आपको नज़र आएगी तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हुआ है। ये सबसे सिंपलेस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल है कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया हुआ है और इसमें आधी वोल्टेज इसको सप्लाई होंगे या आधा करंट सप्लाई होगा। जनरली अगर मैं इसको थोड़ा मशीन्स की शक्ल में बनाऊँ तो आपके पास एक ट्रांसफार्मर होगा, ये इनकमिंग वोल्टेज होगी, और आपके पास आउटपुट साइड पे डायोड लगा होगा, और फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, मैं रेजिस्टेंस से उसको शो कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिकली मशीन्स के पर्सपेक्टिव से इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज हो सकते हैं, ये पहले स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन होके या स्टेप अप होके, इट कैन बी आइदर वे, और फिर यहाँ पे हाफ वेव आपको मिलेंगे। इसकी दूसरी वर्जन आप बना सकते हो कि आपके पास यही ट्रांसफार्मर हो, दूसरे साइड पे आपके पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हो। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का ये मतलब होता है कि आपके पास 2 कॉइल्स हैं आउटपुट की साइड पे, तो आप इन दोनों को जोड़ लेते हो और एक ही तार बाहर निकाल देते हो। तो इसको सेपरेट ट्रांसफार्मर समझो, इसको सेपरेट ट्रांसफार्मर समझो, आपने ट्रांसफार्मर तो पड़े हुए हैं। और अगर अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊँ और मैं इस तरह लगाऊँ और मैं डॉट्स लगा लेता हूँ कि जब ये एंड पॉजिटिव हो तो ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव होगा। तो जब ये एंड पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में करंट गुजर सकता है, जब ये एंड पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में करंट नहीं गुजर सकता, डायोड ऑफ रहेगा। तो चूँकि इस तरफ करंट गुजर सकता है तो इसके अंदर आधी वेव ये पॉजिटिव वाली आ जाएगी। अब जब बिजली जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज सारे उल्टे हो जाएंगे, तो डॉट नेगेटिव होगा, तो ये डॉट नेगेटिव है, ये डॉट नेगेटिव है, ये एंड पॉजिटिव होगा। जब ये एंड पॉजिटिव है तो इस तरह करंट गुजर सकता है, जब ये एंड पॉजिटिव है तो इस तरह करंट नहीं गुजर सकता, तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा। लेकिन जब ये ऑन होगा तो आप देख रहे हो इसका यही एंड फिर पॉजिटिव निकल रहा है, जब वो ऑन था तो भी यही एंड पॉजिटिव निकल रहा था। तो आप देखते हैं रजिस्टर पे वोल्टेज यही निकलेंगे आपको, फिर दोबारा। तो अगर ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है, तो मैं कहूँगा ये डायोड 1 ऑन है, डायोड 1 ऑन है, और फिर डायोड 1 ऑन है, दरम्यान में डायोड 2 ऑन है, डायोड 2 ऑन है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे सादा तरीन मिसाल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं
वो अगर आप स्टडी कर लें बहुत ज़रूरी होंगी। अगर आपके पास साइन वेव हो और इसकी पीक हो वी नॉट, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई भी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और यहाँ पे ओमेगा टी 2 पाई के बराबर होगा। तो इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है, तो साइन वेव इस तरह बनेगी और यहाँ पे 2 पाई होगा। जब आप इसको अगर रेक्टिफाई करके देखें तो ये 2 पाई है, ये पाई है और ये वी नॉट है। तो अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो साइन वेव की, तो आप ये एरिया निकालें और इससे डिवाइड कर लें, तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी ये एक असाइनमेंट है, ये आज आपने आज ही सॉल्व करनी है और आज ही मुझे भेजनी है, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं। असाइनमेंट ये है कि अगर आपके पास एक वेव हो इस किस्म की, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सर लिख दो कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ टी। ठीक है, इसको t ले लो, एक्स एक्सेस को t ले लो, और इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो असाइनमेंट ये है कि v की एवरेज वैल्यू क्या होगी और फिर v की RMS वैल्यू क्या होगी, ये आपने डिराइव करने हैं इंटेग्रल से, यूजिंग इंटेग्रल्स। तो अपनी इंटीग्रेशन करके एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू इस फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो निकालनी होगी। अब देखिएगा, अगर आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे भी ये ट्रांसफार्मर में कोर बनाना चाहिए कि कोर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है और आपके पास एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को वोल्टेज प्रोवाइड करता है, लोड रेजिस्टेंस है ये। अब आप समझे कि ये डायोड अगर आप ऑन ऑफ कर सकते हो फिर क्या होता। तो वो डायोड जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो उसका सिंबल ये डायोड और यहाँ पे निशान हो गएगा। तो एक डायोड जिसके यहाँ पे ये निशान हो, इसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या इन शॉर्ट इसको SCR कहते हैं। तो किताबों में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसको कहेंगे, लेकिन नॉर्मल बातचीत में आप इसको SCR कहते हो, इंडस्ट्री में भी इसको SCR कहते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको डिवाइस दिखाया था, ये प्राइमरीली एक SCR है। तो इस एंड को एनोड कहते हैं, तो ये टॉप सरफेस इसका एनोड है, ये इस एंड को कहते हैं कैथोड, तो इसका जो बॉटम एंड है वो कैथोड है। और ये जो पिन है, ये पिन, इसको गेट कहते हैं। तो ये एक्ट इस तरह करता है कि अगर आप गेट पे इस तरह की एक पल्स दे दें, गेट पे एक वोल्टेज की पल्स दे दें, तकरीबन 3-4 वोल्ट, 3 to 4 वोल्ट,